Good evening to all of you. Today we discuss the next lecture. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इनकम टैक्स के अंडर में ही रहेगा. लास्ट लेक्चर में हमने हाउस प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल्स जो है वो एक बारी एप्लीकेशन उनकी देख ली थी, वो कैसे अप्लाई करना है. हमारे पास स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया गया था कि इनकम टैक्स के अंदर जो है वो 5 हेड्स डिस्कस किए जाएंगे. 5 हेड्स, 5 इनकम ऑफ सोर्स. First is salary. I repeat it. First is salary. Second is house property. Third is profession gains and business profit. Fourth is capital gain and fifth in other sources. देखिए, जो सैलरी है और जो प्रोफेशन एंड बिजनेस है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़े माने जाते हैं. क्यों? क्योंकि आमतौर पे आपने देखा है जो ज़्यादातर लोग हैं, यूजुअली जो पर्सन्स होते हैं, या तो वो किसी के अंडर में काम करना पसंद करते हैं या खुद का बिजनेस करना पसंद करते हैं. तो ये दोनों हेड्स जो है इनके थोड़े रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा है. तो पहले इसलिए हम छोटे छोटे हेड डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट हमने HP डिस्कस कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी. उसमें हमने ऑल रूल्स जो है वो एक बार देख लिए थे. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक हाउस समझाया गया था. बाकी आप कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट में पास कर सकते हैं. सेकंड जो हेड है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी होता है. एंड फोर्थ जो हेड होता है हमारे पास वो कैपिटल गेन होता है. तो कैपिटल गेन हेड जो है उसके अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या देखना है, कौन से रूल्स देखने हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं. थ्योरेटिकल वे रहेगा लेकिन रूल्स रेगुलेशन के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो हमारे पास मीनिंग रहेगा. कैपिटल गेन का मीनिंग क्या होता है. सेकंड हमारे पास एसेट्स अंडर CG. यहाँ CG की फुल फॉर्म जो है वो कैपिटल गेन है. तो कौन कौन सी टाइप की एसेट्स जो कैपिटल गेन में रखी जाती है, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, कितने टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, फॉर्मेट क्या है इसका, कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन स्टेप्स क्या है, और एग्जेम्पशन क्या है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा कैपिटल गेन का वो हमारे पास एग्जेम्पशंस का ही रहेगा. तो एग्जेम्पशंस ऑफ CG कब जो है कैपिटल गेन हम गवर्नमेंट से रिलीफ ले सकते हैं, बचा सकते हैं उस कैपिटल गेन पे टैक्स देने से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके. फर्स्ट जो है वो हमारे पास है मीनिंग. तो देखिए, कैपिटल गेन का जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेक्शन 45 है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 जो क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनी एसेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स. ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स, जब आपने अपने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है, एंड गेन्स अराइज, अगर आपको कोई जो है वो गेन्स अराइज हुआ है तो, और कौन से ईयर में, आपका इन द प्रीवियस ईयर. तो आपका प्रीवियस ईयर आपको पता ही है. प्रीवियस ईयर मीन्स यहाँ पे है 2021 से 2022. आपने कोई अपने ट्रांसफ़र की अपनी कैपिटल एसेट्स जिसमें आपने अपना पैसा लगा रखा था और आपको गेन्स मिल गया. गेन भी हो सकता है, लॉस भी अराइज हो सकता है. तो ये कैपिटल लॉस हो जाएगा. हम स्टार्टिंग में लॉस नहीं बोल के चलते, वो तो हमारी एक तरीके से परसेप्शन हम अपनी गेन की लेके चलते हैं. वो तो बाय लक हो सकता है कि आपको लॉस भी अराइज हो जाए. तो अपने प्रीवियस ईयर में आपने कोई अपनी ट्रांसफ़र किया कैपिटल एसेट्स को और गेन अराइज किया है, तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या है, आपकी CG है. तो कैपिटल गेन का मतलब सीधी सी बात है, अपनी कोई भी अपनी कैपिटल एसेट्स जिसमें आपने पैसा लगा रखा है, ओनर, ठीक है, बाय एन ओनर, जो ओनर ने पैसा लगा रखा है उसने अपनी कोई कैपिटल एसेट्स किसी को बेच दी, ट्रांसफ़र कर दी, उसकी पूरी ओनरशिप जो है अपने हाथ से चली गई. सिर्फ यूज़ नहीं देना है, पूरी की पूरी पोसेशन ऑफ ओनरशिप ही ट्रांसफ़र करनी है और गेन रिसीव कर लेना है. तो जिस भी ईयर में आपने गेन रिसीव किया है, जब भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आपको ये भी गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा. ठीक है. तो मीनिंग में सिर्फ इतना सा ही होता है कि आपने अपनी कोई भी जो है कैपिटल नेचर की एसेट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है. तो सिंपल है इसका मीनिंग. तो हाँ, एक चीज़ ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि आपका कैपिटल गेन एक ऐसा हेड होता है जो ज़रूरी नहीं आपके ईयर बाय ईयर होता ही रहे. मतलब यूजुअली कभी कभी अराइज होता है, हर साल होने वाला हेड नहीं कह सकते इसे. हाउस प्रॉपर्टी हम अब आमतौर पे अपना घर किराए पे अगर चढ़ाते ही है तो वो यूजुअली होता ही रहता है. बिजनेस एंड सैलरी तो डेली रूटीन में चलते रहते हैं. अदर सोर्सेज में बाकी सारे आइटम्स है वो भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो रिसीव्ड होता रहता है. तो कैपिटल गेन जो हेड होता है वो बड़ा रेयर हेड होता है. मीन्स जिस साल हो जाएगा उस साल गवर्नमेंट को शो करना है, नहीं होगा तो इसका ब्लैंक जाएगा कॉलम. ठीक है. तो मीनिंग हमने इसमें डिस्कस कर लिया. इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, लेकिन अगर सिर्फ कैपिटल गेन का सेक्शन डिस्कस किया जाए तो वो ओनली 45 है, आपको लर्न करना है.
पहले बताया गया था इनकम टैक्स के सारे सेक्शंस लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी लिमिट्स के याद हो सके उतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है एसेट्स। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है, जो सिर्फ आपको अपने माइंड में जो है वो लर्न रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके पास है वो है टाइप्स ऑफ एसेट्स। कौन से टाइप की जो एसेट्स हैं, टाइप ऑफ एसेट्स, कौन से टाइप की एसेट्स जो यहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास 2 वे की जो टाइप एसेट्स है वो डिस्कस करनी है हमें। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इन सबके भी सेक्शंस है, बट मैं इनके सेक्शंस इसलिए डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर वे में इनको समझना है कि कैसे हम कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्शंस तो हम फिर बुक से ही याद करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स से हमारे पास 2 वे एसेट्स रहेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में भी हमारे पास 3 वे है, ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में भी 3 वे है। देखिए जो शॉर्ट टर्म नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म है, सीधी सी बात। तो हमारे पास हम पढ़ते हैं 1 ईयर वाली शॉर्ट टर्म, 2 ईयर वाली शॉर्ट टर्म, मतलब उनसे जो पहले वाली इनसे छोटी, और 3 ईयर वाली शॉर्ट टर्म। तो अगर हमारे पास इनसे छोटा टाइम पीरियड है, मतलब स्मॉलर है इनका टाइम पीरियड जो है, तो कौन सी एसेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट की जाएगी। देखिए अगर हमारी जो शेयर है, इसको प्लीज़ ध्यान से समझना क्योंकि फर्स्ट जो है हमें अपना यही आइडेंटिफाई करना होता है। जब भी हम कैपिटल गेन देख रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि जो हम एसेट्स है जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किसी को ऑनरशिप पोसेशन सब कुछ उसको दे रहे हैं, तो वो किस टाइप की एसेट्स है। उसके बाद हम गेन का प्रोसीजर या लॉस का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो वाली शॉर्ट टर्म होगी, ये विजिबल हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म वाली जो शॉर्ट टर्म रहेगी वो हमारे पास रहेगी शेयर, ठीक है, शेयर्स। फर्स्ट टर्म वाली फर्स्ट ईयर, अगर हमारे पास 12 महीने, ठीक है ना, 12 महीने से पहले ही हमने खरीदी थी एसेट्स, और ख़रीदने के बाद उसको हमने 11 महीने 11.5 महीने ऐसे रखा, और 12 महीने यानी 1 साल पूरा होने से पहले ही सेल कर दिया, तो वो जो एसेट्स है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। तो शेयर जो होते हैं वो कितने साल बाद जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं, 1 साल के बाद। तो हम अगर 1 ईयर से ग्रेटर है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है शेयर में, और अगर वो 1 साल से छोटी है तो वो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है शेयर में, ठीक है। 2 साल वाली जो होती है एग्रीकल्चर लैंड। ये सारी जो है अभी एक बारी सिर्फ इनके नाम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इनको जब हम क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे तब ध्यान से समझेंगे। एग्रीकल्चर लैंड मतलब अगर 2 साल से पहले ही आपने सेल कर दी, मैंने 2019 में ली थी, अगस्त 2019 में ली थी, और मैंने अप्रैल 2021 में बेच दी, मतलब अपना जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो रहा है उसमें ही मैंने स्टार्टिंग में बेच दी। अब अगस्त में ली थी और अप्रैल में बेच दी, तो मेरे पास 24 महीने ख़त्म होने में अभी भी 4-5 जो महीने थे वो बच रहे थे। इट मीन्स अगर 24 महीने से छोटी एसेट्स है एग्रीकल्चर लैंड तो वो शॉर्ट टर्म है। तो अगर लेकिन वो 2 साल से बड़ी है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड अगर 2 साल से बड़ी है और फिर उसको अगर मैंने बेचा है तो उसका जो प्रोसीजर होगा वो लॉन्ग टर्म में जाएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी, ठीक है। और रिमेनिंग जो एसेट्स है वो सारी एसेट्स, रिमेनिंग ऑल ओवर एसेट्स, नेचर इसका कैपिटल एसेट्स है, वो सारी 3 ईयर्स में होती है, मतलब 36 महीने से छोटी है अगर हमने सेल की है। ये सेल का पीरियड का कैसे कैलकुलेट करना है, खरीदने के पीरियड से लेकर सेल के दिन तक का, सेल के पीरियड के डे तक का, इनके बीच का गैप देख लेना है कि कितने मंथ जो है आपने होल्ड किया है, मतलब ओनर के पास कितने टाइम पीरियड वो उसने खुद यूज़ की है, आफ्टर डेट उसने सेल की है। तो इसमें 3 ईयर्स में हमारी आ सकती है, हमारा बिल्डिंग हो गया, हमारा हाउस हो गया, रेसिडेंशियल हाउस हो गया, बिल्डिंग हमारे पास कमर्शियल हाउस या किसी भी टाइप का हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, हमारा और कोई एसेट्स, हमारा फर्नीचर हो गया, फिक्सचर्स हो गया हमारी कोई भी, ठीक है ना। प्राइवेट एसेट्स नहीं लेनी है यहाँ पे, बिल्कुल प्राइवेट पर्सनल यूज़ वाली एसेट्स, बिल्कुल ऐसी इन चीज़ों को हमें डिनाई करना होता है कैपिटल गेन में। हमें उन एसेट्स की वैल्यू उठानी होती है जिनको सेल करके हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो है वो रिसीव्ड होगी ही होगी, ठीक है। तो हमें जो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली वैल्यूज़ है, बिल्कुल ही जिनकी जो मनी वैल्यूज़ है वो डीमोनेटाइजेशन है, मतलब उसका मनी रिसीव का वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली है, या बहुत ख़राब नेचर की एसेट्स है, इस टाइप की एसेट्स को हमें जो है वो अपने कैपिटल गेन चैप्टर में या कैपिटल एसेट्स की कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना होता है। तो 3 साल से बड़ी कौन सी है ये आप इसी के याद रख लेना। इनमें ना आपको याद रखना है 12 मंथ्स,
24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। अगर इनसे छोटे टाइम पीरियड की कोई एसेट्स आपने सेल किया डेट मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। इनसे बड़े टाइम की कोई एसेट्स आपने सेल की है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में आपको याद रखना है 2 वेज होते हैं। तो इसी के पॉइंट पे डिस्कस किया जाता है कि गेन कितने कैलकुलेट करने होते हैं हमें फिर। तो अगर 2 टाइप की एसेट्स है तो सीधी सी बात है 2 टाइप का ही आपका कैपिटल गेन रहेगा। हमारे पास जो गेन रहेगा वो 2 वेज ही रहेगा टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन में। एक तो फर्स्ट एसटी मतलब शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जब एसेट्स तो टाइप की है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो हमारे पास गेन भी 2 वेज रहेगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती है ये भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ गेन डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 वेज रहेंगे एसटी और एलटी। अब एसटी में भी क्या हो सकता है, या तो गेन हो सकता है या लॉस अराइज हो सकता है। सेम ऐसे ही लॉन्ग टर्म में भी या तो गेन हो सकता है या फिर लॉस अराइज हो सकता है। तो स्टूडेंट इनको लर्न करेंगे STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या फिर STCL मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सेम ऐसे ही लॉन्ग टर्म में हम डिस्कस करेंगे LTCG मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड LTCL मीन्स शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो हम लॉस के बारे में जो है वो सोचते नहीं हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो हमें जो यहाँ पे मेन डिस्कस करने हैं वो 2 वेज और 2 वेज के फर्दर 2 वेज, तो इसका मतलब 4 पार्ट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट थिंग रहेंगे हमारे पास कौन कौन सी जो एसेट्स हैं वो हम इसमें लेते हैं। तो वो एसेट्स हमारे पास मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, ठीक है ना। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। मूवेबल, तो हमने अपनी एसेट्स मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, ये सब एसेट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम रेजिडेंशियल हाउस बेच सकते हैं। फर्स्ट रेजिडेंशियल हाउस, सेकंड बिजनेस हाउस। बी हाउस मीन्स बिजनेस में जो आप कमर्शियल, इसको कमर्शियल भी बोल सकते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बेच सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड सेल कर सकते हैं, शेयर डिबेंचर सेल कर सकते हैं, गोल्ड सेल कर सकते हैं। बट आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। गोल्ड सिल्वर इन टाइप की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल की बात नहीं करनी है। गोल्ड स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और भी अगर कोई म्यूजियम्स की जो एंटीक पीस आइटम्स होती है, ये एंटीक आइटम्स भी, ये भी हम चीज़ें सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतनी सारी जो एसेट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बेचा हो, कितने समय में बेचा, कितने टाइम पीरियड के बाद आपने उसको किसी को ऑनरशिप ट्रांसफ़र की तो आपको गेन हुआ कि लॉस हुआ, ये सारा प्रोसीजर हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट थिंग रहेगी हमारे पास फॉर्मेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेट में ही हमें मेनली पता होता है कि हम जो है वो किस टाइप से अपनी कैलकुलेशन कैपिटल गेन के अंदर गवर्नमेंट को शो करते हैं। देखिए, हमें जो कंपटीशन करनी है ये इसका फॉर्मेट ही है हमारे पास। कंपटीशन एंड कैलकुलेशन जो हमने स्टेप लिखे थे वो सब चीज़ें। अगर मुझे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी है तो कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस करके फॉर द असेसमेंट यार आपको लर्न रखना है 2022 टू 2023। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ग्रोस सेल प्रोसीड। इस फॉर्मेट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमने HP किया था वहाँ पे भी हमने ग्रोस एनुअल वैल्यू मतलब अपना GAV, अपना रेंट रिसीव्ड लेके कितना चले थे, ऐसे ही ग्रोस सेल प्रोसीड। सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ अपना सेल करके कोई पैसा रिसीव्ड होता है, बट हमें ये नहीं शो करना होता। ये सिर्फ हमें एक बारी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है। गवर्नमेंट को तो हम काट पीट के ही देंगे ना लास्ट तक। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स उसमें से अपना लेस कर देते हैं अगर कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। कोई सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक आपने कोई एजेंट रखा था, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस किए थे, कोई डिस्काउंट किया था, कुछ भी ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस जो सेल पे किए हो वो आपके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आपके पास बचे ही नहीं है, तो उनके ऊपर आप टैक्स क्यों दोगे। उसके बाद आपकी जो आ जाती है वो आती है नेट सेल प्रोसीड्स। आपके पास कितनी नेट सेल प्रोसीड्स है। अब आपको सबसे पहले जो मेन आपको शुरू में ही करके रख लेना होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ एसेट्स का मतलब वो शॉर्ट टर्म की एसेट्स थी या आपके पास लॉन्ग टर्म की एसेट्स थी। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म की एसेट्स थी तो उसका इंडेक्स अप्लाई करना है। लॉन्ग टर्म की एसेट्स थी तो आपको इंडेक्स अप्लाई करना है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स अप्लाई नहीं करना है। अभी इंडेक्स क्या होता है, अगर हम इंडेक्स की सिर्फ हिस्ट्री की बात करें तो अगर आपकी बहुत पुरानी एसेट्स है तो उसको अगर आप आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, उस कन्वर्टेशन के लिए जो वैल्यू यूज़ की जाती है, जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो इंडेक्स है। आपकी बहुत टाइम पीरियड वाली एसेट्स को आज के टाइम में वो कन्वर्ट कर देता है। तो इंडेक्स हमारे पास, इंडेक्स का सेकंड फेज चल रहा है डीमोनेटाइजेशन 2016 में। जब हमारे पास डीमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में, नोटबंदी हो गई थी, तो इंडेक्स का सेकंड फेज जो है वो 2017 में राइज हो गया था। पहले हमारे पास 1980 के बेस पे इंडेक्स चलते थे, अब हमारे पास 2000 के बेस पे इंडेक्स चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म है तो मुझे डायरेक्ट कर लेना है
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आप कुछ नया वर्ड सीखना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देते हो। सीधी सी बात है, जो आपके पास प्रोसेस बचा है, जो आपके पास प्रोसेस वैल्यू बची है, आप अपना उसमें से कॉस्ट ऑफ परचेज उठा देते हो तो आपके पास पता चल जाता है बची हुई वैल्यू सेल की कितनी है और आपकी लागत कितनी थी, तो आपको गेन हुआ कि लॉस हुआ। ये शॉर्ट टर्म में करना है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म है तो आपको घटाना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब आपको आज की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको बनाना पड़ेगा। स्टार मार्क मतलब ये आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है इसकी फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास शॉर्ट नेचर है तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपने कोई लागत खर्चा और एक्स्ट्रा कराया था तो, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म की एसेट्स थी तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये मैं एक में ही आपके जो है कैपिटल गेन के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के फॉर्म पे बता रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तब हमारे पास ऊपर ही लिख लेते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। वो पहले हम क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ एसेट्स के मीडियम से देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं पहले ही। तो या तो ये रहेगा या ये रहेगा, ये हमें माइनस कर लेना होता है। तो हमारे पास जो है या तो गेन आता है अपना या लॉस आता है। मैं मान के चलती हूँ या तो मेरे पास शॉर्ट टर्म गेन आया है या मेरे पास लॉन्ग टर्म गेन आया है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है तो वो टैक्सेबल है, लॉस है तो उसको हम कवर अप करेंगे, गेन है तो वो टैक्सेबल है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो होता है वो सीधा साधा 20% टैक्स होता है। मैं 20% टैक्स नहीं देना चाहती हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर हमारे पास 20% टैक्स होता है। तो मैं सीधा मनी पे टैक्स नहीं देना चाहती हूँ, उससे पैसे मैं अभी भी बचाना चाहती हूँ। तो उनके लिए जो नेक्स्ट थिंग होती है वो हमारे पास होती है एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको मार्क किया था एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। हमें मेनली जो कैपिटल गेन पहले हमें यही पता होना चाहिए कौन सी एसेट्स बेच के आपको कौन सी एसेट्स जो है फ्यूचर खरीदनी है। देखिए बेचने के ऊपर तो बेच तो हर कोई देता है, लेकिन माइंड लगा के जो खरीदता है ना अपना कैपिटल गेन के ऊपर इनकम टैक्स वही सेव कर सकता है। तो लगभग जो प्रॉपर्टी डीलिंग्स करते हैं वैसे ही करते हैं, एक अपनी नज़र में अपनी वैल्यूज़ को रखते हैं कि कौन सी एसेट्स जो है वो बेच के उसको रिसीव कर लेना है। और हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो इसी टाइप से रहेगा कि हमें ग्रॉस सेल प्रोसीड्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट सेल प्रोसीड्स माइनस अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स है तो कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर लॉन्ग टाइप की एसेट्स है तो आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसके बाद आप अपना LTCC या STCC कैलकुलेट कर लेते हैं। STCC जो होता है उसमें हमें एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को हमें टैक्स के तौर पे देना पड़ता है। बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अगर मैं बात करें तो 20% टैक्स है डायरेक्ट रेट। तो अगर हम मुझे वो 20% गवर्नमेंट को नहीं देना है, अपने कैपिटल गेन इतना सारा गवर्नमेंट को शो नहीं करना है और उसमें से कुछ रिलैक्सेशन लेनी है तो मुझे मेन पढ़ना पड़ता है एग्जेम्पशन। तो अगर हम कैपिटल गेन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो वो होता है एग्जेम्पशन और इंडेक्स अप्लाई करना। तो हम एग्जेम्पशन जो है वो 9 वेज में डिवाइड की गई है, उसी को स्टडी करते हैं। हमारे पास जो एग्जेम्पशन है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हमारे पास 9 डिफरेंट सेक्शंस रहेंगे। यहाँ सेक्शंस मेंशन किए हैं, अब इसको अप्लाई कैसे करना है और लर्न कैसे करना है वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है जो 54A, ठीक है। हमें क्या सबसे पहले 54A अप्लाई कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा ये 54A का एग्जामिनेशन सेक्शन है। तो पहले आपको देख लेना आपने सेल क्या किया है। अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस सेल करके रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदा है, मीन्स अपना रहने वाला घर बेच के रहने वाला घर ही खरीदा है और कितने टाइम पीरियड बाद बेचा हो, 2 साल बाद तो बेचा हो और 3 साल के अंदर जो है वो खरीद लिया हो, ठीक है। तो ये आपके पास सेल एसेट्स हो गई, ये आपके पास न्यू परचेज हो गई, ये सेलिंग पीरियड हो गया, कितने टाइम होल्ड पीरियड या होल्डिंग पीरियड हो गया, और ये परचेजिंग पीरियड हो गया, कितने टाइम में आपने खरीद लिया हो। अगर आप बना बनाया ले रहे तो 3 साल, कंस्ट्रक्शन वगैरह 3 साल, और अगर मतलब 1 to 3 ईयर्स आप परचेज कर सकते हो। तो आपको जो है वो आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्पशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो, या फिर न्यू परचेज वैल्यू जो आपके पास लोअर होगा उतना ही पैसा घटाओगे। मीन्स आपके पास जो कैपिटल गेन हुआ है वो और न्यू परचेज विच एवर इज़ लोअर उतना आप कैपिटल गेन में से घटा सकते हो। घट के जो नेगेटिव नहीं जाना होता है, अगर लॉस पहले से ही आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में आपको नेगेटिव वे में नहीं जाना होता है, यानी आप एग्जेम्पशन ले सकते हो अप टू कैपिटल गेन तक की, ठीक है। तो हम इसको ना ऐसे पढ़ते हैं हमेशा
कि हमें ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में मेंशन होती ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से रूल्स हमने पूरे कर लिए, कौन सी सारी एप्लीकेशंस जो है वो पूरी करने के बाद कौन सा सेक्शन लगेगा। मतलब हमें पहले सेक्शन पता नहीं होता है, हमें आफ्टर ऑल सारी इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद सेक्शंस की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपने जो सेल किया है वो एग्रीकल्चर लैंड सेल किया है, एग्रीकल्चर लैंड भी आपकी कौन सी वाली होनी चाहिए, एक तो प्योर रूरल की जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से लोअर हो और म्यूनसिपल कमेटी से जो 8 किलोमीटर दूर हो, इस टाइप की लैंड जो होती है उसको बेचना तो एग्जाम्प्ट होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड आपकी जो होनी चाहिए वो अर्बन एरिया की होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब जिसको बेचना आपका एग्जाम्प्ट नहीं है, उसको बेचने के बाद आपको गेन हुआ था, वो आप गवर्नमेंट को शो कर रहे थे। आफ्टर ऑल उसके ऊपर आप कुछ डिडक्शंस या एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड बेच के आपने एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदी हो। एग्रीकल्चर लैंड का होल्डिंग पीरियड था आपका, आपने कम से कम 2 साल रखा हो। इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 ईयर्स है, ठीक है ना। रेसिडेंशियल हाउस जो थी वो 3 साल से बड़ी वाली थी, एग्रीकल्चर लैंड 2 साल की थी। तो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 2 साल से बड़ी हो और आपने उसको 2 साल के अंदर अंदर ही परचेज कर लिया हो। वही सेम है लॉन्ग टर्म और न्यू परचेज, विच एवर इज लोअर। जो लोअर होगा उसको आप माइनस कर लेंगे, ठीक है। उतने तक की आप गेन की डिडक्शन ले सकते हो। 54D कहता है आपने बेचा हो बिजनेस हाउस, यानी आपने बिजनेस कमर्शियल बिल्डिंग बेची हो और खरीदी भी क्या हो, बिजनेस हाउस ही खरीदा हो। ये तीनों सेक्शन ऐसे होते हैं, सेम चीज़ बेच के सेम चीज़ खरीद रहे हो, जो चीज़ बेच रहे हो वही खरीद रहे हो, तो आपका A, B या D अप्लाई होता है। आपको अपने एसेट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, एसेट्स का नेम देखना है, कितने टाइम में बेचा हो, 3 साल के बाद बेचा हो, और फिर कितने टाइम में खरीद लिया हो, 3 साल के अंदर अंदर खरीद लिया हो। तो लॉन्ग टर्म और न्यू परचेज वैल्यू विच एवर इज लोअर, वो आप उतने तक की एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 30 का फ़ायदा ही तो है। अगर मैंने 20 लाख रुपए गेन के कमाए थे और मैंने कोई 21 लाख की नई एसेट्स खरीद रखी थी, तो 21 और 20 में तो गेन मेरा 20 का था, तो मैं 20 के 20 माइनस कर लूँगी। मीन्स मुझे गवर्नमेंट को कुछ भी शो नहीं करना। तो हमेशा एक समझदार पर्सन, एक परफेक्ट माइंड पर्सन क्या करता है, एक चीज़ बेचने से पहले दूसरी चीज़ खरीदनी क्या है उसके बारे में हमेशा सोच के रखता है, यानी फर्स्ट थिंक करता है, आफ्टर डेट वो सेल करता है। इसी से हम अपने लॉन्ग टर्म पे 20% गेन से सेव हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म पे 15% है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन पे हम अलग बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लॉन्ग टर्म का प्रोसेस याद करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे डायरेक्ट रेट से गेन होता है, टैक्स होता है। 54EC कहता है एनी कैपिटल एसेट सेल की हो आपने, एनी कैपिटल एसेट सेल की। अब कैपिटल एसेट्स हमने पढ़ ली थी, 1 साल वाली हो सकती है, 2 साल वाली हो सकती है, 3 साल वाली हो सकती है बट आर्टिफिशियल नहीं लेनी है, डीमोनेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो वो वाली एसेट्स नहीं लेनी है, बिल्कुल प्राइवेट पर्सनल यूज ही जिसका करते हो वो एसेट्स भी आपको नहीं लेनी है। एनी कैपिटल एसेट्स जो है आपने सेल करके खरीदा क्या हो, सबसे इम्पॉर्टेंट 54EC, 54F एंड 54GB तीनों जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना थोड़ा माइंड में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी कैपिटल एसेट्स कोई भी हो सकती है, वो आपको बता दिया, डीमोनेटाइजेशन वाली, आर्टिफिशियल वाली और परफेक्ट प्राइवेट पर्सनल यूज वाली ना लेके आप जिनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज ही होएगी वो आपको एसेट्स लेनी है। तो आपने बेचा हो कुछ भी, खरीदना है NHAI एंड RECLI के बॉन्ड्स। अब ये क्या है, NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड I repeat it, National Highway Authority of India and RECLI stands for Rural Electrification Corporation Limited of India। देखिए गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जब हाईवे बन रहे होते हैं तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है काफ़ी, तो वो अपने जैसे समय पड़ा है शेयर्स डिबेंचर, तो वो अपने बॉन्ड्स इशू कर देती है गवर्नमेंट। इन बॉन्ड्स को लेने का फ़ायदा ये होता है, इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा होता है, आपको परफेक्ट इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। गवर्नमेंट के पास पैसा है तो आपका जो कैपिटल गेन हुआ है, अगर आपने वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगाया तो आपका पैसा जो वाइट मनी में डिक्लेयर हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। आफ्टर ऑल जब भी आपका वो उसका टाइम पीरियड ख़त्म होएगा बॉन्ड्स का, आपको रिडम्पशन हो जाएगा, तो उसमें आपको जो पैसे रिसीव वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने NHAI और RECL के बॉन्ड्स खरीदे हो, लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड तो वो 1 साल 2 साल या 3 साल था, लेकिन जो खरीदने का पीरियड है नई एसेट्स का वो सिर्फ 6 मंथ्स है। तो आपको सेल से 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपनी नई एसेट्स जो वो परचेज कर लेनी है। बाई चांस मैंने अप्रैल में बेचा था कोई एसेट्स, तो अप्रैल से 6 महीने, अप्रैल में बेचा, मई में बेचा, जब भी बेचा, जिस दिन बेचा है उसी दिन से परफेक्ट 6 मंथ्स आपको कैलकुलेट करने, एक दिन भी ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप कितने का खरीद सकते हो, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, न्यू परचेज एंड 50 लाख विच एवर इज़ लोअर। ये 50 लाख की एक लिमिट लगाई हुई है,
मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास 70 लाख का है, न्यू परचेज आपकी 80 लाख की है। तो आप या पहले तो देखते थे 70 और 80 में छोटा क्या, उतनी तक का माइनस करेंगे। अब देखना होता है 70, 80 और 50, मतलब तीनों में से लोअर्स जो है वो ही आप माइनस करेंगे। तो 54 EC सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने घर बेचा और NHA की बॉन्ड्स खरीदे, आपने कोई हाउस बेचा, कोई गोल्ड बेचा, आपने NHA की बॉन्ड्स खरीदे, तो आपको अप्लाई करना है 54 EC। इन सारी इन्फॉर्मेशन से हमें सेक्शंस याद होते हैं, ना कि सेक्शन से हमें इन्फॉर्मेशन देखनी है, हमें इन्फॉर्मेशन से सेक्शनराइज करनी है। 54 EE भी सेम ऐसा ही, सिर्फ बॉन्ड्स के नाम अलग है। एनी कैपिटल एसेट्स, कोई भी कैपिटल एसेट्स आपने सेल की हो, खरीदे हो आपने AFU और PFU के बॉन्ड्स, AFU और PFU के मतलब ऑथराइज फंड यूनिट्स के या पब्लिक फंड यूनिट्स के, इनके बॉन्ड्स, ये भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं सेम। इसमें भी आपने 1, 2 या 3 ईयर वाली कोई एसेट्स बेची और खरीदने का पीरियड भी सिर्फ 6 मंथ्स है इसका भी, और सेम यही है इसमें भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, न्यू परचेज एंड 50 लाख विच एवर इज लोअर। मेन सिर्फ है बॉन्ड्स में, आपके बॉन्ड्स के नेम में डिफरेंस आता है, ठीक है। 5 सेक्शंस हो गए, 54A, 54B, 54D, 54 EC, 54 EE, 54 F। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो ज़्यादातर सब लोग करते हैं, 54 F। इसमें क्या होता है, आपने बेचा हो एनी एसेट्स एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, मतलब आपने कोई भी कैपिटल एसेट्स जो बेची हो एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, रहने वाला घर छोड़ के बाकी कोई भी एसेट्स बेची हो और खरीदी जो हो वो हो रेसिडेंशियल हाउस। फर्स्ट सेक्शन कहता था रहने वाला घर बेच के ही रहने वाला घर खरीदा हो, लेकिन जो हमारे पास 54F कहता है कि कोई भी एसेट्स सिवाय घर के बेच के घर खरीदा हो। दोनों में फ़र्क है, तो हमें जो मिलेगा वो 54F अप्लाई करना है। वही आपके पास कोई भी एसेट्स हो सकती है, तो 1 to 3 मंथ्स और 3 ईयर से ज़्यादा हो सकती है, खरीदने का पीरियड 3 ईयर्स ही है। इसमें जो हमारे पास वैल्यू होएगी वो होएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले सारे बाद में बताए जाएंगे। तो नेट कंसीडरेशन विच एवर इज लोअर, नेट कंसीडरेशन एक कैलकुलेशन वैल्यू है, विच एवर इज लोअर, जो छोटा होएगा वो हमें माइनस करना होता है। ऑलमोस्ट हमारे पास नेट कंसीडरेशन ही स्मॉलर वैल्यू होती है। तो अगर घर बेच के घर खरीदा हो तो 54A अप्लाई होगा, बट अगर आपने गोल्ड बेच के घर खरीदा है, या आपने अपना बिजनेस हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है, या आपने अपने एग्रीकल्चर लैंड बेच के बिजनेस रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है, डेट मीन्स अप्लाई 54F, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है, अगर आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अर्बन एरिया की बेच के रूरल एरिया की खरीदी हो, लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी जो है अर्बन की बेच के रूरल की खरीद रही हो, तो ये भी वही आपके पास आपने 2 ईयर्स से बड़ी बेची हो और 2 ईयर्स के अंदर ही खरीद ली हो, तो इसमें भी आपके पास LTCZ और न्यू परचेज विच एवर इज लोअर, जो आपके पास छोटा होगा वो आप माइनस कर लोगे। अर्बन की बेच के, शहर की बेच के गांव में खरीदने का मेन मकसद आप अपने विलेज को डेवलप करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प कर रहे हो, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन सेक्शन अप्लाई करने की छूट देती है। 54GA ये भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी कहता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आपने अर्बन की बेची हो, शहर की बेची हो, लेकिन खरीदी कहाँ हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी हो SEZ या EPZ जोन्स, इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। SEZ मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड EPZ मीन्स इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन्स। वही 2 ईयर की होल्ड करके 2 ईयर के बाद ही खरीद ली हो आपने, मतलब बेचने का आपने 2 साल तक रखी हो उसको, बेचने के बाद उसको 2 साल के बाद 2 साल के अंदर खरीद ली हो, तो सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और न्यू परचेज विच एवर इज लोअर, ये आपको छूट मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक CGSA अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जैसे पैसे अगर बच गए, आपको नया खरीदने के बाद ही पैसे बच गए, तो आप गवर्नमेंट के CGSA अकाउंट में डाल सकते हो। CGSA कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट 1988 में ये स्कीम आई थी। गवर्नमेंट के एक तरीके से गवर्नमेंट के पास फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेम जैसे बैंक देती है ऐसे गवर्नमेंट भी आपको इंटरेस्ट देता है, बट इनके साथ सीविंग पीरियड जुड़ा हुआ होता है, लॉक पीरियड, मतलब अगर 4 साल के लिए डाल दिया तो फिर 4 साल के बाद ही निकलवा जाएगा। कई बार हमारे पास सीविंग पीरियड नहीं होता है तो हम पहले भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास वही वाइट मनी करने का एक जरिया होता है। अगर आप CGSA अकाउंट में डालना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो। 54GB लास्ट सेक्शन, आपने बेचा हो रहने वाला घर रेसिडेंशियल हाउस और ख़रीदे हो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो आपके पास 3 साल से बड़ी वो एसेट्स होनी चाहिए और आपको ख़रीद लेने हैं रिटर्न फाइल करने से जस्ट पहले, जस्ट फाइलिंग द रिटर्न, ठीक है, जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे उससे जस्ट पहले, ठीक है, जस्ट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न।
तो आपने रिटर्न अगर आपको परसों फाइल करनी है तो आपके पास कल तक का टाइम पीरियड है कि आपको अपने इक्विटी शेयर्स जो है खरीद लेने हैं। इसमें भी आपका लगता है नेट कंसीडरेशन। तो मेन आपको जो है ये देखना होता है हमें कौन सी एसेट्स जो है वो सेल की है और कौन सी एसेट्स जो है हम सेल करने के बाद अपनी न्यू परचेज करेंगे। हमें सेल से और न्यू परचेज से ही अपने सेक्शन को अप्लाई करना आना चाहिए। उसकी बात तो ये चीज़ें तो नेसेसिटी वाली जो है कि इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी की हो, इनको सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मेन जो काम होता है हमारा वो हमारे पास सेल एसेट्स और न्यू परचेज क्या की है इनके बीच में रहता है। तो 54A रेसिडेंशियल टू रेसिडेंशियल, 54B एग्रीकल्चर लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड, 54D बिजनेस हाउस टू बिजनेस हाउस, 54EC any capital assets but purchasing new assets is NHAI या RECLI bonds, और 54EE any capital assets but purchase assets of AFU or PFU bonds, 54F any capital assets except residential house but purchasing assets residential house, 54G लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी अर्बन एरिया की सेल की हो या खरीदी हो आपने रूरल एरिया में, 54GA लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी अर्बन की सेल खरीदी हो आपने SEZ DPZ जोन्स, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन्स। इनकी हिस्ट्री जो है हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जोन्स है जो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। इन जोन्स के थ्रू हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी डेवलप हुआ है। मीन्स हम फॉरेन करेंसी को अपने इंडिया में रिसीव कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों में जहाँ गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है गवर्नमेंट स्कीम में लगाते हैं, वहाँ हमें गवर्नमेंट ज़्यादा छूट देती है। एंड लास्ट इज रेसिडेंशियल हाउस सेल किया हो आपने बट इक्विटी शेयर खरीदा हो, तो रेसिडेंशियल हाउस से रिलेटेड काफ़ी सारी हमारे पास छूट है, तो इनका हम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास अब इसकी एग्जेम्पशन अप्लाई कैसे करनी है। तो जब हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एग्जेम्पशन सेक्शन अपना आइडेंटिफिकेशन कर चुके होते हैं, सारी रूल्स रेगुलेशन देख के 54A से 54GB के अंदर कौन सा सेक्शन अप्लाई होएगा एक तो वो मनी लेस कर लेते हैं, और CGSA अकाउंट में अगर आपने डाला होता है कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में अगर आपने कुछ मनी सेव की होती है तो आप वो लेस कर लेते हैं। बचे हुए पैसा जो होता है वो हमें अपनी रिटर्न में फाइल करना होता है। मतलब इनकम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वो ऐसे निकालनी है, शॉर्ट टर्म में प्रोसेस वहीं पर ही फिनिश हो जाता है। तो हमारा कैपिटल गेन चैप्टर जो है वो सबसे मेन चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स, परचेजिंग ऑफ न्यू एसेट्स, सेल और परचेजिंग ऑफ न्यू एसेट्स, और सबसे मेन है होल्डिंग पीरियड कि आपने जब कितने टाइम पीरियड होल्ड किया था उसके बाद आपने कब उसको सेल किया है। इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ का इंडेक्स निकालना होता है, हमें इंडेक्स वैल्यू बनानी है, तो सबसे पहले हमें क्या लेनी होती है, उसकी जो वो कॉस्ट परचेज थी, कॉस्ट या परचेज वैल्यू थी स्टार्टिंग वाली बिल्कुल वो, अपॉन में उसका बेस ईयर का इंडेक्स, ये सब हमारे पास एक टेबल है वहाँ से देखनी होती है। बेस ईयर का इंडेक्स जिस साल वो खरीदी थी उसका इंडेक्स क्या था, और करंट ईयर का इंडेक्स, तो करंट ईयर का इंडेक्स नया जो आया होगा वो अप्लाई करना होगा। तो आपके पास इससे क्या होता है, आज की कन्वर्टेबल वैल्यू निकल जाती है। अगर वो 20,000 की थी तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 70 की होगी, 80 की होगी, इस टाइप से हम उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सेम ऐसे ही इंडेक्स आपकी वैल्यू को बढ़ा के देता है, पुराने टाइम के एसेट्स को नए टाइम की वैल्यू में कन्वर्ट करके देता है। क्योंकि अगर आप पुराने टाइम के एसेट्स की वैल्यू को पुराने टाइम पे ही अगर सेल कर दोगे, वही गवर्नमेंट को उसमें से ही घटा दोगे, उसमें से ही वो वैल्यू लेस कर दोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इतने साल में आपने क्या कोई वैल्यू रिसीव नहीं की क्या उसको बढ़ के, तो हमें बढ़ी हुई वैल्यू से ही, अपनी इंक्रीज की हुई वैल्यू से ही कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी चाहिए। सेम ऐसे इंडेक्स की कॉस्ट ऑफ परचेज का था, अगर इंप्रूवमेंट का निकालना हो तो कॉस्ट परचेज की जगह कॉस्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगी, वही जिस साल करवाया है उस साल का इंडेक्स इंटू में करंट ईयर इंडेक्स। ये करंट ईयर इंडेक्स आपका फिक्स है, इस साल का जो नया इंडेक्स आया होगा वो अप्लाई करेंगे। तो कैपिटल गेन चैप्टर का मेन जो एप्लीकेशन होता है वो यही, सबसे पहले नेचर ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ गेन, कौन से टाइप का गेन हमें कैलकुलेट करना है और एग्जाम्पशन क्या अप्लाई करनी है, डेट्स ऑल। ये हमारा टॉपिक जो है ये थियोरटिकल वे में ख़त्म हो जाता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रहेगी वो नेक्स्ट टर्न में रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।